नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर एक बार फिर से। प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में रहते हुए करते क्या है शायद उनको खुद नहीं पता है। परसों उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानकर हैरान हूं, काचा तीयू के बारे में जानकर हैरान हूं। किसी आरटीआई के जवाब को वो कोट कर रहे थे, उसको लगाया था उन्होंने और बोले ये मैं जान के हैरान हूं कि कांग्रेस की सरकार के समय जमीन दे दी गई, काचा तीयू जो द्वीप है वो द्वीप दे दिया गया श्रीलंका को। यह जानकर मोदी जी हैरान थे और मैं ये जान के हैरान हूं कि मोदी जी आखिर क्यों हैरान थे। आखिर इसमें हैरानी वाली क्या बात थी। मोदी जी 10 साल से सरकार में हैं, सरकार से जुड़े हुए जितने पेपर हैं सब उनके पास हैं। तो क्या 10 साल बाद चुनाव के ठीक पहले उनको पता चला कि काचा तीयू के मामले में श्रीलंका के साथ भारत का एक समझौता हुआ है? 10 साल तक उनको पता नहीं चला। 10 साल क्या विदेश घूमने में, देश घूमने में, भाषण देने में, शूटिंग कराने में, कपड़े बदलने में, कुर्ता बदलने में, चश्मे बदलने में, पेन बदलने में, इन्हीं सब में बिजी रह गए वो, या फिर किसी और काम में लगे हुए थे। सरकारी जो जानकारियां थी वो उनके पास है ही नहीं, या उनके अधिकारी नालायक हैं जिन्होंने उनको जानकारी दी ही नहीं। अब आरटीआई तो आप जब भी लगाते हैं तो किसी सरकारी डिपार्टमेंट से ही जानकारी पहुंचती है ना आपके पास, और सरकारी डिपार्टमेंट जितने हैं सारे प्रधानमंत्री के ही अंडर में तो आते हैं। तो प्रधानमंत्री को पता कैसे नहीं था कि काचा तीयू द्वीप पर भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ है, जबकि हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं कि 2013 में बाकायदा एक और आरटीआई थी, जिस आरटीआई का जवाब भारत सरकार से ही गया है और उसमें काचा तीयू द्वीप के बारे में ना केवल सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बल्कि जो समझौता भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी के रहते हुए हुआ था, उस समझौते की भी कॉपी लगाई गई है और मोदी जी को नहीं पता था। चुनाव के समय याद आ गया। खैर, यह आरोप बहुत पुराना है, मैं काचा तीयू पे थोड़ी देर बाद डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यह आरोप बहुत पुराना है कि कांग्रेस जमीन लुटाती रही है। कांग्रेस के समय जो भारत का नक्शा था वो छोटा होता चला गया और ये सब बातें लगातार सोशल मीडिया में की जाती हैं। अब हमारा जो सोशल मीडिया है वहां के लोग पढ़ने लिखने में, इतिहास में जाकर, असल में बेरोजगारी इस देश में बहुत ज्यादा है और जो रोजगार है 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि जाएं इंटरनेट खंगालें, इतिहास खंगालें और देखें कि किसने कितनी जमीन जोड़ी और किसने कितनी जमीन खोई। तो जब व्हाट्सएप पे आता है कि कांग्रेस के जमाने में इतनी जमीनें चली गई तो आप लोग तुरंत मान लेते हैं। मैंने सोचा थोड़ा ठहर के रिसर्च किया जाए, देखा जाए कि कितनी जमीन कांग्रेस के जमाने में गई है, कितनी जमीन भारतीय जनता पार्टी के जमाने में गई है, सारा जरा हिसाब किताब गणित क्लियर कर दिया जाए। तो जो मैंने पाया उसकी शुरुआत में एक अलग से आंकड़े से कर रहा हूं। आजादी के समय, यानी जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल था, एरिया था, वो था 2927613 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 29,27,613 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का पूरा एरिया था और बगल में है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एरिया कितना था? 10,34,783 स्क्वायर किलोमीटर। यानी आप निकालेंगे तो रफली जो पाकिस्तान का क्षेत्रफल था वो भारत के क्षेत्रफल का 1/3 लगभग आपको बैठेगा। 10 लाख के आसपास उनकी थी और 30 लाख के आसपास अपना क्षेत्रफल था, तो 1/3 के आसपास बैठेगा। अब जरा आज की डेट में देख लें कि आज हमारे पास कितना क्षेत्रफल है और पाकिस्तान के पास कितना क्षेत्रफल है, तो हम पाते हैं कि 29,27,613 किलोमीटर पर स्क्वायर से बढ़ के हमारा जो क्षेत्रफल है वो 32,80,633 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। यानी हमारे क्षेत्रफल में 3,53,020 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 3,53,020 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है। हमारा एरिया 1947 में जैसा देश हमको मिला था उससे आज ज्यादा है। जबकि पाकिस्तान के बारे में आप देखते हैं वहां 3,53,020 किलोमीटर का एरिया कम हो गया है। यानी जहां भारत का एरिया 12.06% बढ़ा है, वहां उनका एरिया 4.77% घट गया है। तो पहली बात तो ये मानना ही बेवकूफी है कि आजादी के बाद हमारी जमीन कम हुई है। आजादी के बाद पाकिस्तान की जमीन जरूर कम हुई है, और कैसे कम हुई है मैं बताऊंगा। हिंदुस्तान की जमीन बढ़ी है और लगातार बढ़ी है। अब अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय देख लेते हैं कि किसने जमीन लुटाई है और कौन जमीन लेके आया है। जब जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को इस देश के प्रधानमंत्री बने आजादी के बाद,
तो जैसा मैंने बताया आपको, भारत का जो एरिया था वो 29,27,613 किलोमीटर स्क्वायर था। नक्शा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारत के नक्शे में जम्मू और कश्मीर नहीं था। 15 अगस्त को जम्मू और कश्मीर एक आजाद देश के रूप में अलग हुआ था, वो हमारे साथ जुड़ा नहीं था। जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़ है, वो हमसे नहीं जुड़ा था। त्रावणकोर जो आज केरला का बड़ा इलाका है, वो हमसे नहीं जुड़ा था। गोवा हमसे नहीं जुड़ा था। दमन और दीव हमसे नहीं जुड़ा था। और पांडिचेरी भी हमसे नहीं जुड़ा था। जम्मू और कश्मीर में आप जानते हैं डोगरास थे। जूनागढ़ के बारे में आप जानते हैं कि जूनागढ़ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, वो बेनजीर भुट्टो के दादा थे। त्रावणकोर के बारे में आप जानते हैं कि त्रावणकोर के राजा एकदम भी तैयार नहीं थे भारत के साथ मिलने के लिए। उन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी थी, और जब उन्होंने अपनी आजादी घोषित की तो विनायक दामोदर सावरकर ने उनको तुरंत बधाई प्रेषित की थी, जबकि उसी समय उन्होंने पाकिस्तान में अपना राजदूत भेजा था, भारत को नहीं भेजा था। यानी कि वो पाकिस्तान से रिश्ता बनाना चाहते थे। त्रावणकोर, गोवा और दमन दीव के ऊपर आप जानते हैं पुर्तगाल का शासन था, और पांडिचेरी जो था वो फ्रांस के अधिकार में था। अब जम्मू और कश्मीर की कहानी मैं 100 बार आपको सुना चुका हूं। मेरी किताबें हैं जम्मू और कश्मीर पर, उसको लेके आप पढ़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय ही 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना। भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। जूनागढ़ के मामले में जूनागढ़ के नवाब और जूनागढ़ के जो दीवान थे, मैंने आपको बताया भुट्टो परिवार के थे, वो बेनजीर भुट्टो के दादा थे। वो पूरी तरह से पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और पाकिस्तान के साथ उन्होंने समझौता भी कर लिया था। उसके बाद जूनागढ़ को कैसे घेरा गया, उसकी सप्लाई कैसे रोकी गई, और फाइनली जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया जिसमें सिर्फ 90 वोट पाकिस्तान के पक्ष में गए। और इस तरह से अपनी होशियारी से बिना एक बूंद खून बहाए जूनागढ़ को हिंदुस्तान में शामिल कराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हैदराबाद में वो इतने लकी नहीं थे। हैदराबाद में सेना भेजनी पड़ी, वहां खून भी बहा, वहां काफी हिंसा हुई, लेकिन फाइनली हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बना। तो ये 3 राज्य, जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ जो कि अब गुजरात का हिस्सा है, और हैदराबाद, ये 3 राज्य तो सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की जमीन में जुड़े थे। भारत की एरिया इनसे बढ़ी। त्रावणकोर के साथ क्या हुआ? त्रावणकोर के जो राजा थे और दीवान थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले। उन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी थी और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में अपने राजदूत भेजना शुरू कर दिया था। अब त्रावणकोर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी, मैं आपको बता चुका हूं कि पहले कांग्रेस का सिद्धांत यह था कि वो जो निजाम होते थे या इस तरह के जो रियासत राज्य रजवाड़े होते थे, वहां कांग्रेस अपना संगठन नहीं बनाती थी। लेकिन नेहरू जी ने एक नया संगठन बनाया था, और वो कांग्रेस का संगठन इन रजवाड़ों में ही काम करता था। वो संगठन इतना मजबूत था त्रावणकोर में कि त्रावणकोर में आंदोलन शुरू हुआ, और उस आंदोलन के चलते मजबूर होकर त्रावणकोर को भारत के साथ संधि करनी पड़ी, और इस तरह से त्रावणकोर भी भारत का हिस्सा बना। तो ये तो वो इलाके थे जो राजे रजवाड़ों के इलाके थे, जिन पर नेहरू जी ने बहुत होशियारी के साथ डील करके हिंदुस्तान में उनको शामिल कराया। अब आते हैं उन इलाकों पर जो हिंदुस्तान का हिस्सा थे ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं थे। पहला हिस्सा था पांडिचेरी। पांडिचेरी के ऊपर फ्रांस का कब्जा था। नेहरू जी ने युद्ध को टालते हुए फ्रांस से समझौता किया, फ्रांस से बातचीत की, और 16 फरवरी 1962, 16 फरवरी 1962 को पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना। दूसरा जो इलाका था, जो 2 इलाके मैंने बताए, गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन और दीव पे पुर्तगाल का कब्जा था। फ्रांस तो बड़े प्यार से मान गया था और समझौते के द्वारा वो हमको मिल गया था, लेकिन पुर्तगाल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। प्रॉब्लम यह थी कि पुर्तगाल वेस्टर्न कंट्री थी। अगर पुर्तगाल की टेरिटरी पे हम हमला करते, नाटो का मेंबर था, हमारे लिए दिक्कत हो जाती। पश्चिम जो है वो हमारे खिलाफ हो जाता, यूएन में केस हमारे खिलाफ हो जाता। तो गोवा के अंदर भी मूवमेंट चलाया गया, वहां के लोकल लोगों में, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब शामिल थे। जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे उन लोगों ने लगातार आंदोलन चलाया। इधर से नेहरू जी लगातार प्रेशर बनाते रहे। अक्सर कहा जाता है कि नेहरू जी चाहते तो 1947 में ही गोवा आपका हिस्सा बन जाता। भैया, जब इतिहास नहीं पता हो और काम सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना हो तो बात अलग है, वरना मैं बहुत डिटेल में लिख भी चुका हूं, वीडियो भी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। गोवा का मामला बहुत टिपिकल मामला था।
पुर्तगाल समझौता करने को तैयार नहीं था, छोड़ने को तैयार नहीं था, और युद्ध का मतलब यह होता कि फिर मामला यूनाइटेड नेशंस में जाता, पश्चिमी देश इसमें इन्वॉल्व होते। इसलिए अंदर से प्रेशर बनाया गया और फाइनली 19 दिसंबर 1961 1961 को गोवा हमारा हिस्सा बना और दमन और दीव जो गोवा के अंडर में ही था वो भी हमारा हिस्सा बना, यानी गोवा, दमन और दीव। दमन और दीव बहुत बाद में जाकर यूनियन टेरिटरी बना है, पहले वो गोवा के साथ ही था। तो गोवा, दमन और दीव, इन इलाकों को जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी होशियारी के साथ मिलाया। यानी आप देखते हैं कि 1962 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर, हैदराबाद, गोवा, पांडिचेरी, दमन और दीव, इन सारे इलाकों को जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत के साथ मिलाया और भारत की जमीन बढ़ाई। जाहिर तौर पे आप कहेंगे, और कहना भी चाहिए, कि इसी बीच में 21 नवंबर 1962 को चीन के युद्ध में अक्साई चीन का एरिया, जिस पर चीन अपना दावा करता था, हम अपना दावा करते थे, वो चीन के पास चला गया। यानी 37,244 किलोमीटर की यह जमीन उन्होंने गंवाई। लेकिन कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो 3,47,448 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत में जोड़ी। जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, पांडिचेरी जिसको आप पुदुचेरी कहते हैं, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, इन सारे इलाकों को भारत में जोड़ने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद जो जमीनें हमारे साथ जुड़ी वो जुड़ी इंदिरा गांधी के जमाने में। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जमीनें हैं। सिक्किम के बारे में आप लोग जानते हैं, सिक्किम आजाद देश था, भारत का प्रोटेक्टोरेट था, भारत उसकी रक्षा करता था। जैसे भूटान बहुत दिनों तक भारत का प्रोटेक्टोरेट रहा, यानी उसकी अपनी सेना नहीं, भारत की सेना उसकी रक्षा करती थी। लेकिन सिक्किम जो था वो भारत का हिस्सा नहीं बना था। अब 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बनता है। यह भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिक्किम की जो रानी थी होप क्रूक, वो अमेरिका की रहने वाली थी और वो किसी भी हालत में भारत के साथ विलय के लिए राजी नहीं थी। चाइना अपनी निगाह गड़ाए हुए था सिक्किम पे और वो चाहता था कि सिक्किम के ऊपर हमला करके उसको अपने इलाके में मिला ले। नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर्स को झेलते हुए इंदिरा गांधी ने 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया। सिक्किम भारत का कंप्लीट हिस्सा बना। वहां एक राज्यसभा की, एक एमपी की सीट दी गई, विधानसभा बनाई गई और वो भारत का पूरी तरह से राज्य बन गया। और वो ऐसा बना कि कम से कम उत्तर पूर्व का एक राज्य ऐसा सिक्किम है जहां भारत विरोधी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सिक्किम का इलाका आप देखेंगे तो वो 7,096 किलोमीटर स्क्वायर का है। इससे भी इंटरेस्टिंग केस है सियाचिन का। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ऑपरेशन मेघदूत चलाकर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां ऑपरेशन मेघदूत पे आपको काफी डिटेल मिल जाएंगी कि कितनी होशियारी से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान से छीना था, जो युद्ध के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। तो 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन का इलाका 2,553 स्क्वायर किलोमीटर का इंदिरा गांधी भारत के साथ मिलाती हैं। यानी इंदिरा गांधी के जमाने में 9,649 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत के साथ जुड़ता है। लेकिन इससे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान का एरिया कम होने का मामला। तो पाकिस्तान का एरिया सबसे ज्यादा कम तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने 1972 में 1972 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने में मदद की। आप जानते हैं बांग्लादेश में भाषा को लेकर आंदोलन था। बांग्लादेश के जो सबसे बड़े नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान के जो नेता थे, वो उनको प्रधानमंत्री चुनने को तैयार नहीं थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनके सब साथी भागकर बंगाल में आ गए। वहां पर इंदिरा गांधी ने उनको सपोर्ट किया, उनकी गवर्नमेंट बनी। और उसके बाद जो बांग्लादेश मुक्त युद्ध हुआ उसमें हमारे देश की सेना का क्या रोल था ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा तब था जब अमेरिका धमकी दे रहा था कि हम 7वां बेड़ा भेज देंगे। उधर चीन की धमकी थी कि आपने यहां आक्रमण किया तो हम उधर से आक्रमण कर देंगे। उसमें कैसे एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए ब्लॉक किया, कैसे अमेरिका गई और निक्सन को उसी के खेल में हराया, और कैसे फाइनली बांग्लादेश को अलग किया, वो अपने आप में इतिहास है, वो शानदार डिटेल है। यानी इंदिरा गांधी के जमाने में एक तो जमीन जुड़ी हमारे साथ, जिस जमीन का मैंने जिक्र किया
कि 9,649 स्क्वायर किलोमीटर सिक्किम और सियाचिन की जमीन हमारे साथ जुड़ी, हमारे देश का एरिया बड़ा हुआ, हमारे देश का नक्शा बड़ा हुआ, और वहीं पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे वो पाकिस्तान से अलग हुआ। यानी इंदिरा गांधी के जमाने में भी जमीन हमारे देश की बढ़ी। हमारे देश की जमीन गई कब? हमारे देश की जमीन गई वाजपेयी जी के जमाने में, जब कारगिल वार हुआ। कारगिल वार के बारे में हम जानते हैं कि कैसे सरकार को पता ही नहीं चला कि ऊंचाई के सारे पोजीशंस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, कैसे जम्मू और कश्मीर के बेसिकली जो बकरी चराने वाले होते हैं, गुजर बकरवाल होते हैं, उन्होंने भारतीय सेना को बताया। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। चूंकि वो ऊपर थे, हम नीचे थे, तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। हमारे बहुत सारे युवा ऑफिसर शहीद हुए। उसके बाद कारगिल को बचाया जा सका। लेकिन कारगिल में एक पॉइंट है, पॉइंट 5353। इस पॉइंट 5353 पर जो 10 स्क्वायर किलोमीटर का ही है, लेकिन स्ट्रेटजिक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। अब आर्मी और ऑफिशियल सोर्सेज से कहा जाता है कि यह कारगिल वार के काफी पहले कब्जा हो गया था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें एक मेजर ने बताया था कि उन्होंने उस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी लोग मारे गए और दोबारा कब्जा नहीं हो पाया, जिससे यह लगता है कि दरअसल कारगिल वार के समय ही ये 10 किलोमीटर स्क्वायर का बेहद स्ट्रेटजिक पॉइंट कारगिल पॉइंट 5353 वाजपेयी जी के जमाने में हमारे हाथ से गया है। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो गलवान घाटी का मामला हुआ, जिसको लेकर हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने भी बहुत सारी बातें की और भी बहुत बात की, और अब सोनम वांगचुक लगातार ये बात कह रहे हैं। सोनम वांगचुक वही हैं जो एक जमाने में मोदी जी का समर्थन कर चुके हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, और एक रिकॉर्ड, एक अनुमान यह बताता है कि 4067 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन पर चाइना कब्जा कर चुका है। तो इतनी जमीन हमारे हाथ से जा चुकी है, और दुखद यह है कि इस पर कहीं कोई बयान भी नहीं है। हालत यह है कि रोज चाइना नई नई घोषणाएं करता है। अभी उसने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का, झीलों का, नदियों का, पहाड़ों का नाम बदल दिया, अरुणाचल का भी नाम बदल दिया। उसके बाद जयशंकर जी का बयान जरूर आया कि नाम बदलने से कुछ तय नहीं होता, अरुणाचल हमारा था। लेकिन यह हरकत चीन लगातार कर रहा है, लगातार जमीनें हमारी कब्जा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। गलवान घाटी में जिस तरह की चीज हुई थी, वो सारा का सारा सवाल तो उठता है। मोदी जी इस पर ध्यान देने की जगह नेहरू जी और इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, जिस पर मैं आऊंगा। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ हुए समझौते में 40.7 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बांग्लादेश को एक समझौते के तहत दी गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जमीन देना लेना समझौते में होता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह की चीजों को लोकल पॉलिटिक्स में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर मोदी जी ने मुद्दा नहीं बनाया होता तो इतनी डिटेल मुझे देनी नहीं पड़ती। बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते की कोशिश तो मनमोहन सिंह भी लगातार कर रहे थे। लेकिन जब मनमोहन सिंह कोशिश कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अपनी 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे, और जब खुद सत्ता में आए तो 40.7 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हंसते हंसते बांग्लादेश के साथ समझौता करके दे दी। लेकिन चुनाव के पहले पॉइंट बनाने के लिए बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है। कोई ये नहीं बता रहा है कि बांग्लादेश में यह जमीन आखिर मोदी जी ने कैसे दे दी। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि वो जमीन दी गई। इंटरनेशनल समझौतों में यह सारा कुछ होता है। सवाल तब बनता है जब इस समय काचातीऊ की बात की जा रही है और काचातीऊ का मुद्दा उठाया जा रहा है। काचातीऊ है क्या? काचातीऊ कुल 285 एकड़ की एक जमीन है, एक द्वीप है जिस पर कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि वहां पीने का पानी नहीं होता है। एक बहुत पुराना और एक बहुत छोटा सा वहां पर चर्च है, और बाकी मछुआरों के काम का है। मछुआरे जब जाते हैं मछली मारने के लिए तो वहाँ आराम करते हैं या वहाँ से जाल डालते हैं वगैरह वगैरह। अगर इसके पूरे एरिया की आप बात करेंगे तो इसकी लंबाई केवल 1.6 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 300 मीटर के आसपास है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर का भी पूरी तरह से ये एरिया नहीं है। तो पहले तो ये इतना छोटा एरिया है, लेकिन भारत की जमीन का टुकड़ा है तो चाहे छोटा से छोटा हो वो इंपॉर्टेंट है। अब काचातीऊ का पूरा खेल क्या है? काचातीऊ जो है मेडुअल पीरियड में, अगर मध्यकाल में आप देखेंगे तो ये श्रीलंका की जाफना जो किंगडम थी, जाफना राजघराना जो था, उसके कंट्रोल में ये था मेडुअल पीरियड में। 17वीं सेंचुरी में इसका जो कंट्रोल था
वो रामनाथ जमींदारी के पास चला गया, जो रामनाथपुरम में थी, जो रामेश्वरम से तकरीबन 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में थी रामनाथपुरम। उसकी जमींदारी को इसका पावर चला गया। जुलाई 1880 में, यानी 1880 की जुलाई में पहली बार इसकी एक रजिस्टर्ड लीज होती है, और उस लीज में जो रामनाथ के कलेक्टर थे एडवर्ड टर्नर, उनके फेवर में यह जमीन की जाती है, यानी रामनाथ से इसको जोड़ा जाता है कि यह रामनाथ का हिस्सा है। हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं था, क्योंकि वो जो लीजिंग वगैरह हुई थी वो इसलिए हुई थी कि आसपास के गांवों में जो लगान की वसूली है उनके लिए सुविधा हो सके, और जैसा मैंने आपको बताया कि काचातीहू में कोई रहता नहीं था, तो इसका कोई खास महत्व नहीं था। ब्रिटिश राज के समय यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना, जिसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि यह भारत का है। हम दावा करते हैं वो ये है कि ब्रिटिश पीरियड में यह मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसका हिस्सा बना था। लेकिन 1921 में 1921 में इंडिया और श्रीलंका, जिसको तब सीलोन कहते थे, और दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज थी। इंडिया के ऊपर भी अंग्रेजों का कब्जा था और श्रीलंका के ऊपर भी अंग्रेजों का कब्जा था। उस जमाने में उसको सीलोन कहते थे। दोनों के बीच में एक रसाकशी हुई, एक क्लेमिंग हुई। दोनों ने कहा कि काचातीहू हमारा है, और उसके बाद एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे में काचातीहू को श्रीलंका को दे दिया गया। यानी 1921 आजादी के पहले से काचातीहू के ऊपर श्रीलंका का कब्जा था। ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। भारत की तरफ से क्लेम किया जाता था, और यह विवाद लंबे समय तक बना रहा। नेहरू के समय भी यह बात उठी, लेकिन इतने छोटे से और इतने मामूली और बिना किसी महत्व के इलाके के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जिस बात को आज बहुत चढ़ा बढ़ा के पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने पड़ोसी के साथ संबंध खराब करने का कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा खास तौर पे इसलिए क्योंकि उस द्वीप पे पहले भी और बाद में भी भारत के नाविक आराम से जाते रहते थे। वहां जो चर्च था, वहां भारत के लोग जाकर अपना सालाना एक कार्यक्रम होता है उसमें हिस्सा लेते थे। उसको लेके कोई रोक टोक नहीं थी, सिर्फ टेक्निकलिटी का मामला था। यानी 1921 के बाद से, 1921 के बाद से ही काचातीहू को लेके भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद, दोनों उस पर क्लेम करते थे। 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोशिश की कि ये जो विवाद है इसको हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। जो 2013 की आरटीआई का मैंने जिक्र किया, उस आरटीआई में जो डिटेल दिया हुआ है, उस डिटेल में ये पूरा का पूरा समझौता भी दिया हुआ है। इस समझौते को देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई जमीन श्रीलंका को नहीं दी गई। जमीन तो तभी दी जा सकती थी जब वो हमारी होती, जबकि 1921 से श्रीलंका का उस पर दावा था। 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहते ही वो श्रीलंका को दे दी गई थी। किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो, इसलिए यह समझौता हुआ। और इस समझौते में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, मैं बाकायदा उसको पढ़ देता हूं। सब्जेक्ट टू द फोरगोइंग, इंडियन फिशरमैन एंड pilgrims will enjoy access to visit Kachaviru as hitherto and will not be required by Sri Lanka to obtain travel document or visas for these purposes। यानी समझौता ये हुआ कि वहां पर जाने के लिए हमारे मछुआरों को, या जो हमारे यहां से पिलग्रिमेज जाते हैं, जो लोग वहां चर्च में जाते हैं, उनको श्रीलंका गवर्नमेंट से किसी भी तरह के वीजा वगैरह की जरूरत नहीं होगी। यानी एक ऐसा एरिया जिसको श्रीलंका क्लेम करता था, उसको एक ऐसे एरिया में बदल दिया गया जहां भारत के जो मछुआरे हैं और बाकी सारे लोग हैं वो आराम से जा सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि वहां पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं है, बहुत छोटा इलाका है, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट तो हो नहीं सकता। वहां कोई बस नहीं सकता, ना श्रीलंका का आदमी बस सकता, ना हिंदुस्तान का आदमी बस सकता है। तो आपको कितनी छूट चाहिए? यही छूट चाहिए ना कि आप वहां बिना वीजा के जा सकें। आप वहां, जो हमारे यहां क्रिश्चियन लोग उस इलाके के हैं, वहां जो पुराना चर्च है वहां जाके पूजा पाठ कर सकें। इस समझौते ने भारतीयों के लिए यह आसान कर दिया। दरअसल प्रॉब्लम शुरू उसके बाद हुई जब श्रीलंका में तमिल वाला मूवमेंट शुरू हुआ और सारा कुछ हुआ। जब इसकी वजह से भारत से जो मछुआरे जाते थे, खासतौर पे तमिल इलाकों से, उन्हीं इलाकों से मछुआरे जाते हैं, उनको लेके श्रीलंका का रुख थोड़ा कड़ा हुआ, उनको रोका जाना शुरू हुआ। ये हुआ कि उनके साथ हथियार आता है या लोग आते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद से ये विवाद फिर से शुरू होता है, लेकिन कहीं कुछ खास पहुंचता नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में, चाहे वो
जयललिता जी हों, चाहे करुणाकरन जी हों, चाहे स्टालिन साहब हों, या फिर इस समय जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के हेड हैं, जिनके आरटीआई के जवाब में ये सारा तमाशा शुरू हुआ है, ये सारे लोग लोकल पॉलिटिक्स के चलते इस जगह को लेकर बयानात वगैरह देते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 1921 के बाद से वो कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। 1921 में श्रीलंका ने उसका क्लेम किया था, श्रीलंका को उसका क्लेम दे दिया गया था। उसके बाद वो श्रीलंका के पास था, विवाद चल रहा था लगातार। 1974 में इसी विवाद को सुलझाने के लिए श्रीमती गांधी ने समझौता किया, जिसके तहत भारत के लोगों को वहां बिना वीजा जाने की परमिशन मिल गई। यह है पूरी कहानी। और मैं आपको बताऊं कि अभी 2023 में 2500 भारतीय वहां पर गए थे, जो वहां चर्च है वहां पूजा पाठ करने गए थे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मैं आपको यह भी बताऊं कि ये जो आरटीआई मैंने आपको बताई 2013 की, इसमें खुद भारत सरकार यह मानती है कि श्रीलंका को किसी तरह की जमीन नहीं दी गई थी, क्योंकि जमीन दी तो वही जा सकती है जो आपकी हो। तो 2015 में आप खुद कह रहे थे कि श्रीलंका को कोई जमीन नहीं दी गई थी, और अब आप कह रहे हैं कि श्रीलंका को जमीन दे दी गई। और कितनी बड़ी जमीन है, 1 स्क्वायर किलोमीटर। आप बांग्लादेश को उठाकर 40.7 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दे देते हैं दोस्ती के नाम पे, समझौते के नाम पे, उस पर खामोश हो जाते हैं। और 1 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जिस पर भारत का हक नहीं था, श्रीलंका का हक था, समझौते के बाद वो जमीन ऐसी जमीन में बदल जाती है, ऐसे तट पर बदल जाती है जहां भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। तो ये जमीन का देना हो गया। आप सोचिएगा खुद कि राजनीति में इंटरनेशनल मामलों को लाकर जिस तरह से छोटा बनाया जा रहा है, जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं ये लोग, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये आप खुद समझ जाएंगे। बाकी मैंने डेटा के साथ आपको बता दिया कि किसके जमाने में जमीन जुड़ी, किसके जमाने में पाकिस्तान छोटा हुआ, और किसके जमाने में बांग्लादेश को जमीन दे दी गई, किसके जमाने में चीन ने आराम से कब्जा कर लिया और कोई बयान तक नहीं आया। यह सारा कुछ मैंने आपको डिटेल के साथ दे दिया है। आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, फैसला आपके हाथ में है। देखिए, समझिए, सोचिए, रिसर्च कीजिए, इंटरनेट खंगालिए, सारी सच्चाई आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। बाकी जिन्हें झूठ बोलना है, जिन्हें प्रोपेगेंडा करना है, वो तो करते ही रहेंगे। आपको ये देखना है सच कहां है, झूठ कहां है, और आप हमारे साथ आएंगे, आप हमारे साथ खड़े होंगे, आप हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो इस सच तक पहुंचने में हम लगातार आपकी मदद करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।